साझेदारी है, उनका क्या महत्व है, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं और यही आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है। भारत नॉर्डिक साझेदारी, रणनीति, स्थिरता, समृद्धि। भारत नॉर्डिक साझेदारी, रणनीति, स्थिरता और समृद्धि, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दविंदर संधू, जो कि को फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, प्राइमिस पार्टनर। दविंदर संधू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप, बहुत स्वागत है आपका। दविंदर जी, अगर आपके साथ शुरुआत करें और समझना चाहें कि जब हम नॉर्डिक देशों की बात करते हैं तो देखने में तो भाई इनका जो आकार है ये बहुत छोटा है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से तकनीक में, और हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने आगे उसको लेकर के गए हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये भारत को की साझेदारी को आर्थिक तौर पर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, और किस स्तर तक हम आगे और इसको ले जा सकते हैं? कैसे आकलन करेंगे इन देशों के साथ भारत की भागीदारी का? निखिल जी, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि ये देश जो यूरोप के हैं, ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अग्रणी है। जैसे फिलिप्स, अगर हम बात करें, सारी दुनिया फिलिप्स को जानती थी, अभी भी जानती है। और सिर्फ एक वो टीवी या इस तरह की चीज़ें नहीं, बट सेमीकंडक्टर्स, हाई टेक्नोलॉजी, हेल्थ आइटम्स, ये सब चीज़ें भी बनाते हैं। अगर हम पूरी जिंदगी का तौर देखें तो एग्रीकल्चर से लेके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, जो कि हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 65% हमारे जो सिटीजन्स हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसकी क्वालिटी बढ़ाना, वहाँ से अगर हम शुरू करते हुए निकलें तो इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, ग्रीन एनर्जी, राइट अप टू डिफेंस। अगर आप देखें, स्वीडन ग्रिपेन फाइटर, जो कि एक जाना माना फाइटर है, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज पूरी एक टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को पूरा करते हैं जी। मेरे हिसाब से अगर आप इस विजिट को देखें तो इसको अगर आप यूएई को भी मिला लें साथ में, जहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी गए, तो ये एक जो सारी विजिट है, ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ओवरऑल टेक्निकल सिक्योरिटी और टेक्निकल पार्टनरशिप्स बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुझे ये एहसास होता है जब मैं प्रधानमंत्री जी की वहाँ पे कार्यक्रम और जो उन देशों का आगे से रिस्पांस है, इस तरह से मुझे लगता है। और आखिर में एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, आगे और बात करेंगे, कि शायद लोगों को मालूम नहीं कि मॉरिशस के साथ साथ में सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में नेदरलैंड्स, नॉर्वे एरिया से आती है। हम लोगों को मालूम नहीं है चीज़, लेकिन दैट इज़ द काइंड ऑफ इतनी ज़रूरी और एक अहम हमारी भागीदारी है इन देशों के साथ। ये 2-4 चीजें जो मैंने आपको बताई उससे ये स्पष्ट होती है। जी 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 जी। अच्छा संदीप जी, अगर हम इसको जब हम इसकी बात करते हैं कि कितने सारे कंपनीज हैं जो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, एफडीआईज की बात करते हैं, तो क्या आप नॉर्डिक देशों को केवल एक आर्थिक संघ मानते हैं कि इन देशों का एक आर्थिक संघ है, या फिर आप इसको ये भी देखते हैं कि जब भारत के साथ में जो संबंध है वो एक बदलते हुए वैश्विक राजनीति में एक रणनीतिक भागीदारी तो ही है, लेकिन इसको एक जिसको कहते हैं कि बदलती हुई राजनीतिक समीकरण के तौर पर भी देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इकोनॉमिक इंगेजमेंट सिर्फ नहीं है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है, इसके पीछे के बैकड्रॉप भी है। और मैं कोट करना चाहूँगा आदरणीय विदेश मंत्री जी को। अभी जब ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही थी तो उनका कोशिश था यही फोकस करने का कि डी रिस्किंग और डाइवर्सिफिकेशन करना। तो सप्लाई चेन सिस्टम जिस प्रकार से डिसरप्ट हुआ पिछले 2020 से लगातार, और 4 बड़े मेजर शॉक्स दुनिया ने देखे हैं। पहले कोविड को देखा, फिर रशिया यूक्रेन वॉर देखा, फिर ईरान इजराइल टेंशन देखा, इसके बाद फिर हमने ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी देखा। इन चारों के थ्रू क्या हुआ कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो भारत की कोशिश है जो इकॉनमी लगातार तेजी से बढ़ रही है, ग्रोथ इकॉनमी, जब ग्रोथ स्टोरी हिंदुस्तान लिख रहा है, तो वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो
एक पीस लविंग कंट्री है जहां पर डिस्ट्रप्शन नहीं है, क्योटिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसीज है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज है। याद कीजिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जब यहाँ जाते हैं नॉर्डिक कंट्री में, तो वहां से वेलकम क्या होता है कि हमें टू डेमोक्रेसीज, ये बड़ी दो लोकतंत्र साथ में मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कॉमन वैल्यू सिस्टम भी आपको मैच करता है। तो ये एक कह सकते हैं कि सहजता जो होती है, जो ट्रस्ट होता है, वो इसलिए भी है कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम मैच करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि एक अवसर कि जब ये बैकड्रॉप मैंने बताया कि ये इसके पीछे बैकड्रॉप है कि जो नॉर्डिक कंट्री है भारत की तरफ देख रही हैं कि दुनिया में एक ऐसा कौन सा पार्टनर हो सकता है जो स्टेबल है और ग्रोथ स्टोरी लिखने के लिए जो जियोपॉलिटिकल ट्रैप में नहीं आना चाहता है। और भारत ने भाई कई बार कोशिश की, जहां जहां पर क्योटिक सिचुएशन है, टेंशन है, भारत ने कहा कि डायलॉग डिप्लोमेसी। तो मुझे लगता है ये एक जो रुख है भारत का, ये जो एक परसेप्शन है भारत का, ये नॉर्डिक कंट्री के लोग, नॉर्डिक कंट्री के लीडरशिप को मुझे लगता है अट्रैक्ट किया। और इसी कारण की पांचों कंट्री में, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, स्वीडन को ले लीजिए, नॉर्वे को ले लीजिए, क्योंकि इनको 1-to-1 यहां पर विजिट हुई, नॉर्वे में अभी है और इसके पहले स्वीडन में गए। तो एक लिस्टिंग की गई कि इन पांचों कंट्री के क्या खूबी क्या है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब यहां पर समिट अभी एड्रेस कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो वो ये बार बार कह रहे थे कि भारत को एक अवसर, सिर्फ अवसर के रूप में नहीं, बल्कि भारत को एक भविष्य के रूप में भी नॉर्डिक कंट्री देखें। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी कहा कि इनकी कंपनी भारत पर आए और यहां पर सिर्फ बायर एंड सेलर अप्रोच को लेकर ना क्या है, बल्कि यहां पर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, क्योंकि भारत जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, जिस प्रकार से इनोवेशन हब बन रहा है, ऐसे भारत को जरूरत है ऐसे कंट्री की, और उनको भी जरूरत है भारत की, जहां जहां पे हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कन्वर्जेंस हो सके। जी बिल्कुल। तो ये अगर दविंदर जी, हम जो भारत की साझेदारी है नॉर्डिक देशों के साथ, अगर इसका आकलन करने को आपसे कहें तो कैसे आकलन करें कि किन क्षेत्रों में हम लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऑफशोर विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये किस तरह से ये समझा जाए कि ये सिर्फ जनसंख्या बनाम तकनीक की बात नहीं है, बल्कि जनसंख्या प्लस तकनीक की बात कही जा रही है, वो एक मॉडल दुनिया के सामने आ सकेगा अगर हम इस पर आगे बढ़ते रहे तो? दुनिया भी ये समझ रही है कि भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि कंप्लीट सप्लाई चेन आपको दे सकती है। कोई देश है जो कि सिर्फ रॉ मटेरियल बनाते हैं, कई देश है जो सिर्फ एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, कई देश मिडिल में करते हैं। लेकिन भारत की लार्ज मार्केट, भारत की लार्ज टेक्निकल कमर्शियल कॉम्पिटेंस और भारत के जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, जो भारत के अपनी पूंजी है, इस सारी सप्लाई चेन को देखते हुए देश ये देखना चाहते हैं कि भारत एक चाइना +1 वाली जो इशू है उसमें कैसे उनका भागीदार हो सकता है। अब ये यूरोपियन देशों के माइंड में बहुत जरूरी चीज है जी। और हमारे लिए जरूरी ये इसलिए है कि अगर हमें ग्रीन ट्रांजिशन करना है तो हमारी जो करंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना है। और ये देश जो है, तभी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही एक ग्रीन सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो बनाई है, वो एक बहुत ही फोकस्ड और टारगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे को एनर्जी सिक्योरिटी देने के लिए अगले 10-15 साल में। चाहे हम सोलर सेल बनाएं, चाहे हम बैटरीज बनाएं, चाहे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाएं, जो जिन चीजों के लिए हमको विंड एनर्जी के लिए भी चाहिए, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चाहिए, ये देश उन टेक्नोलॉजीज में काफी आगे हैं, लेकिन इनके पास मार्केट नहीं है, इनके पास उतने नंबर्स में टेक्निकल मैन पावर नहीं है। हमारी कॉम्पिटेंट युवा शक्ति जो कि टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, हमारी मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, हमारी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये दुनिया भर में मानी जाती है और हमारे पास लार्ज मार्केट है। तो ये एक आइडियल सम्मेलन है नॉर्डिक कंट्रीज का और भारत का, जिसमें दोनों को विन विन है, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपने ग्लोबल रिश्ते बढ़ाने के लिए और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को आगे पुश करने के लिए, जो कि हार्मोज के कारण जो सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैं इस हिसाब से इसको देखता हूँ। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आई थिंक संदीप जी ने भी उस पर थोड़ा इशारा किया है जी। देखिए, हमने यूरोप के साथ FTA साइन किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है जी। और यूरोपियन कंप्लीट ब्लॉक के साथ FTA इज नॉट ए स्मॉल थिंग। लेकिन उनका जो यूरोपियन कमीशन का सिस्टम है, उसमें हर कंट्री का अपना व्यू पॉइंट रहेगा जब वो चीज यूरोपियन कमीशन में फाइनली लीगल सिग्नेचर के लिए आएगी। तो प्रधानमंत्री जी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमारा बायलैटरल ट्रैक भी बड़ा स्ट्रांग रहे, ताकि जब भारत के प्रति यूरोपियन कमीशन में बातें आए तो भारत के प्रति उनका जो उनका जरिया है वो बिल्कुल सही रहे और हमारी FTA जो है आगे निकलती जाए।
मेरे हिसाब से ये जो विजिट है इसके कई पहलू हैं, और ये सब पहलू हम एक एक करके आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टी फैसेटेड एक विजिट मैं इसको कहूँ। जी 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 जी, निश्चित तौर पर मल्टी फेसेटेड विजिट है। डॉक्टर त्रिपाठी, अगर हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आर्कटिक से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के इंडो पैसिफिक तक भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और इन देशों के साथ जो मैत्री की एक नई राह पर हम चले हैं, दरअसल ये कहें कि मैत्री को और सुदृढ़ कर रहे हैं, तो वो उसको और उस दिशा को और आगे बढ़ाता है। तो क्या इसको ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्डिक देशों की इन क्षेत्रों में, पैसिफिक में जिस तरह से इंडो पैसिफिक में बढ़ती हुई रुचि, क्या चीन की आक्रामकता को एक चुनौती मानी जा सकती है? कैसे इस संदर्भ में भी देख सकते हैं इसको? देखिए, निस्संदेह जब हम इंगेज करते हैं इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, हमने अभी जिक्र कर रहा था, मैं स्वीडन की बात कर रहा था कि स्वीडन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इंडिया में डिफेंस पार्टनरशिप के लिए, और स्पेशली डिफेंस और स्पेस में स्वीडन का बहुत ही ज़बरदस्त काम है। तो कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक में तो हमें तलाश भी है, क्योंकि जिस प्रकार से भी देखें कि क्वाड को लेकर के यूएस का जो रवैया है, ट्रंप का रवैया है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो भारत चाहता है कि इंडो पैसिफिक में नार्डिक कंट्री है, लेकिन एक थोड़ा समझना पड़ेगा कि नार्डिक कंट्री ये जियोपॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं। इनका भरोसा इस बात पर ये नहीं कि किसको काउंटर करना है, इनका भरोसा इस बात पर है कि इंडिया की कैपेसिटी, इंडिया की ग्रोथ रेट को कितनी ज़्यादा बढ़ाई जाए। इनडायरेक्टली इंडिया की यदि ग्रोथ रेट बढ़ती है, इंडिया इंपावर होता है इस पार्टनरशिप से, तो मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक में, और सबसे बड़ी बात है, कुछ चीज़ों को मैं अंडरस्कोर करना चाहूँगा कि जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे की जो पोजीशनिंग है, नॉर्वे का जो कैपेसिटी है, वो हमने देखा कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के भी है। नॉर्वे को ब्लू इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो ब्लू इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, तो जब अभी आप जिक्र ही कर रहे थे कि ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी की बात अभी आप डिस्कस कर रहे थे, इसके साथ हम ये भी कर रहे थे कि जो डीप सी जो मिनरल्स है नॉर्वे के पास, ये सब इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन के लिए जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ रहा है आगे, तो मुझे लगता है कि ये जो मिनरल्स हैं, यही आज का फ्यूल है। और उस कंडीशन में भारत को जब ग्रोथ रेट लिखनी है, उस कंडीशन में मुझे लगता है कि नार्डिक के पांचों कंट्री का 1 by 1, कोई जियोथर्मल में कहीं आगे है, कोई डिफेंस पर आगे है, कोई ब्लू इकोनॉमी में आगे, कोई शिपिंग पर आगे है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिया का 1-to-1 इंगेजमेंट है, फर्स्ट। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है जो जियोपॉलिटिकल वैक्यूम है इस पर पूरे यूरोप में, जिस प्रकार से यूएस ने इनको थ्रेट दिया है ग्रीनलैंड को लेकर के, हमने देखा था। तो ये एक सहज कह सकते हैं कि स्वाभाविक पार्टनर की तलाश में है। और मुझे लगता है कि दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है, बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही ने कहा कि ये ट्रस्टेड पार्टनरशिप है, और ये भरोसे की पार्टनरशिप है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का है कि ट्रांसफॉर्म चाहता है। जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि यहाँ पर क्या है, इनके पास मार्केट नहीं है। और आज ही की एड्रेस में जब इंडिया ये नॉर्डिक समिट एड्रेस कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बार बार कहा कि भारत का एक उभरता हुआ बाजार है, और वहाँ पर आप जो है स्पेशली हेल्थ केयर पर उन्होंने कहा कि आपकी कंपनियां पर आ जाइए। उन्होंने बार बार कहा फूड, फर्टिलाइजर्स, फ्यूल की बात किया, ये तीनों पर दुनिया पर बहुत ज़्यादा खतरा है। तो आप यदि डिकोड करें पूरी इस यात्रा को, यूएई से लेकर के और इसके बाद नॉर्वे से लेकर के, स्वीडन से लेकर के, ये पूरा का फोकस एनर्जी पर रहा है, सप्लाई चेन पर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस दुनिया को, और स्पेशली भारत की भी बात करें, यदि हम अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। और सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही सेफ ये पूरा रीजन है, आर्कटिक रीजन है, और आर्कटिक में हमारा पहले से आर्कटिक कोऑपरेशन भी चल रहा है। ट्रेड रूट को लेकर के एक सेफ ट्रेड रूट की बात भी हम कर रहे हैं। तो मुझे तो ओवरऑल देखा जाए तो ये विजिट अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन की है, और ये विजिट आने वाले टाइम में ये जो नॉर्डिक ब्लॉक है, जो बहुत ही एडवांस रीजनल ब्लॉक है, जिसकी इकोनॉमी, यदि टोटल इकोनॉमी देखा जाए तो $2 ट्रिलियन की है, और यदि भारत के साथ टोटल ट्रेड देखा जाए तो $19 बिलियन की है। तो एबव ऑल देखा जाए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत अच्छी साझेदारी भारत के लिए होगी। जी, भारत के लिए एक अच्छी साझेदारी हो सकती है। दविंदर जी, जब हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ट्रस्ट प्लस ट्रांजिशन आधारित भविष्य की साझेदारी बनाने की हम बात कर रहे हैं, अभी इतनी सारी बातें हुई, हम उसी पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन या ये कहें कि और विस्तार चाहेंगे कि जब हम हाई टेक्नोलॉजी विद सस्टेनेबिलिटी का मॉडल मानते हैं नॉर्डिक देशों को, भारत का स्किल, स्पीड और स्केल
जो है किस तरह से ये एक दूसरे के पूरक बनेंगे, या जो भविष्य का सपना है कैसे उसको आप देखते हैं? भारत की तकनीकी जो पहुंच है वो रिकग्नाइज्ड है। एग्जाम्पल, इस वक्त फॉर्चून 500 की लिस्ट में कम ही कोई कंपनी होगी जिसने इंडिया में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ना बनाया हो। चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, और भी जगह में अब जा रहे हैं। पहले जो था वो सिर्फ आउटसोर्स्ड मॉडल था, अब ये ऑन शोर्ड मॉडल है। जैसे कई ऑटो कार कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेजर ऑटो कार कंपनी अगर आप देखें जो यूरोप की हैं, उनके बेसिक डिजाइन सेंटर्स अब हमारे कंट्री में। अगर हम तो डिजाइन यहाँ होता है और डिजाइन उनके ग्लोबल वर्कशॉप्स में जाता है, पहले उल्टा था। तो हमारी इस कॉम्पिटेंस को तो वो देख रहे हैं, लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि ये साझेदारी की जरूरत है, क्योंकि एक कंट्री ने सप्लाई चेन के ऊपर एक हक सा जमा रखा है, और खास करके जो बात है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स की। अब अगर हम देखें तो भारत में दुनिया में से 3rd लार्जेस्ट रिसोर्स पोटेंशियल है। हमारी जो मोनाजाइट सैंड्स हैं और हमारी जो बाकी रॉक फॉर्मेशंस हैं, लेकिन वो जो मिडिल की टेक्नोलॉजी है उसको रिफाइन करने की, इंजीनियरिंग करने की, वो इन देशों के पास है। ये देश उस पर बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास मार्केट नहीं है। तो इस तरह की अगर हम देखें कि कहाँ किसके गैप्स हैं, और आपस में ये भारत और ये सब नॉर्डिक कंट्रीज आपस में मिलके एक दूसरे के गैप कैसे भर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। और हालांकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसमें मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं पे किसी ऐसे कमरे में कहीं भारतीय कंपनियां और नॉर्डिक टेक्निकल कंपनियां आपस में बातचीत किए होंगे, और भारत एक बहुत ही विश्वसनीय पार्टनर है। ऐसा नहीं है कि आपकी टेक्नोलॉजी चोरी करा के ले जाएगा। जी। अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप शेयर करते हैं तो भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह अपना रोल पूरी तरह निभाता है। तो मेरे ख्याल वो बातें भी हुई होंगी कि टेक्नोलॉजी कैसे एक्सचेंज होगी। इटली गए हैं तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पर इंडिया 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो बात पीछे चल रही थी, इटली उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया अभी 5th जनरेशन फाइटर बना रहा है, 6th जनरेशन की रिसर्च चल रही है, उसमें भी कहीं पर भागी होगी, बातचीत हुई होगी। जैसे मैंने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो चीजें आप ही लोगों के माध्यम से और बाकी दोस्तों के माध्यम से पता चल रही हैं, तो ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग वाली इसको मैं विजिट कहूंगा, और इसको सारी विजिट को एक कंटिन्यूम में देखना चाहिए। और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी ये इसके फोकस हैं, और दोनों भारत एक बड़ा देश होने के नाते बाकी जो 5 कंट्रीज में प्रधानमंत्री जी विजिट किए हैं, भारत की मार्केट, भारत की टेक्निकल कॉम्पिटेंस और उनकी टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन दोनों का एक बहुत अच्छा आपस में मेल हो सकता है। जी, निश्चित तौर पर तो इसको एक कंटिन्यूटी में देखना चाहिए इन यात्राओं को। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आपका भी शुक्रिया और हम आपका धन्यवाद करेंगे। और यहाँ से हम आगे